तो गाइज आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हेमेटोलॉजी के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये हमारी सीरीज 7 है। इससे पहले मैंने 6 सीरीज करा दी है। 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ब्लड बैंक, बायोकेमिस्ट्री सब ये करा रहा हूँ। तो यार करते हैं स्टार्ट। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड इज़ प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लोटिंग। मतलब ब्लड का ऐसा कौन सा कंपोनेंट होता है जो क्लोटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्शन ए रेड ब्लड सेल्स, ऑप्शन बी वाइट ब्लड सेल्स, ऑप्शन सी प्लाज्मा एंड ऑप्शन डी है प्लेटलेट्स। तो यार इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्लेटलेट्स इसका सही आंसर है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्लेटलेट्स प्ले क्रूशियल रोल इन द क्लोटिंग प्रोसेस प्रिवेंटिंग एक्सेस ब्लीडिंग। मतलब अगर हमारी बॉडी में कोई कट लग जाता है तो प्लेटलेट्स क्या करती हैं, क्लोटिंग में हेल्प करती है और एक्सेस ब्लीडिंग को प्रिवेंट करती है, रोक लेती है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है व्हाट परसेंटेज ऑफ ब्लड इज प्लाज्मा। प्लाज्मा की कितनी ब्लड की कितनी परसेंटेज प्लाज्मा है। ऑप्शन है 25%, ऑप्शन बी 45%, ऑप्शन सी 60% एंड ऑप्शन डी है 55%। तो यार आप देखो ब्लड जो है ना वो स्पेशल टाइप का कनेक्टिव टिश्यू होता है, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू होता है। ब्लड में क्या क्या होता है अभी मैं आपको बता देता हूँ। ब्लड जो बना होता है ना वो 55% प्लाज्मा से बना होता है और 45% वो फॉर्म्ड एलिमेंट से बना होता है। प्लाज्मा में मेजरली क्या होता है, प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं, वाटर होता है 90 से लेकर 92% तक, और इसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह भी होते हैं, और जो प्रोटीन्स होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन जैसे एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन ये होता है। और फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या होता है, आरबीसीज होती है, एरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसीज होती है, ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स होती है, थ्रोम्बोसाइट। तो यार अभी जो परसेंटेज होता है ना ब्लड का, यहाँ पे जो पूछा गया है ना हमारा व्हाट परसेंटेज ऑफ ब्लड इज प्लाज्मा, प्लाज्मा का कितना परसेंट, वो ब्लड का कितना परसेंट प्लाज्मा होता है, तो इसका सही आंसर है 55% प्लाज्मा होता है। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स। मतलब ब्लड का कौन सा कंपोनेंट इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्शन है प्लेटलेट्स, ऑप्शन बी रेड ब्लड सेल्स, ऑप्शन सी प्लाज्मा एंड ऑप्शन डी है वाइट ब्लड सेल्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वाइट ब्लड सेल्स जो होती है ना, जैसे न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, ये जो होती है वाइट ब्लड सेल्स होती है और ये हमारी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, इसका वो देखते हैं एक्सप्लेनेशन। तो वाइट ब्लड सेल्स आर की प्लेयर्स इन द इम्यून रिस्पॉन्स। वाइट ब्लड सेल्स क्या होती है, की प्लेयर्स होती है इम्यून रिस्पॉन्स में। तो डिफेंडिंग द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड फॉरेन इन्वेडर्स। जो फॉरेन इन्वेडर्स होते हैं ना, तो उनको न्यूट्रोफिल्स जो होती है वाइट ब्लड सेल्स का पार्ट होती है, उनको इनगल्फ कर लेती है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एल्ब्यूमिन इन ब्लड। ब्लड में एल्ब्यूमिन का क्या रोल होता है। ऑप्शन है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन बी इम्यून रिस्पॉन्स, ऑप्शन सी क्लोटिंग फॉर्मेशन एंड ऑप्शन डी है यहाँ पे मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। जो एल्ब्यूमिन होता है ना वो प्लाज्मा में होता है, प्लाज्मा प्रोटीन कहलाता है और इसका काम होता है मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखता है। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एल्ब्यूमिन हेल्प्स मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर इन द ब्लड। ब्लड में एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस करके रखता है, मेंटेन करके रखता है, विच इज़ एसेंशियल फॉर फ्लूइड बैलेंस। किसके लिए एसेंशियल होता है, फ्लूइड बैलेंस के लिए एसेंशियल होता है बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। ब्लड एंड टिश्यू में जो फ्लूइड बैलेंस होता है ना उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो मेंटेन रहे, और वो मेंटेन कौन करता है, एल्ब्यूमिन वो मेंटेन करके रखता है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, वेयर इज़ द इरेथ्रोपोइटिन प्राइमरीली प्रोड्यूस। मतलब जो इरेथ्रोपोइटिन हार्मोन होता है वो कहाँ पे प्रोड्यूस होता है। तो इससे पहले यार मैं आपको बता दूँ, इरेथ्रोपोइटिन जो हार्मोन होता है ना वो, तो इरेथ्रोपोइटिन क्या करता है, हमारा जो इरेथ्रोपोइसिस होता है अगर हमारी बॉडी में लो लेवल है तो क्या करेगा, ट्रिगर करेगा और इरेथ्रोपोइसिस में ये हेल्प करेगा इरेथ्रोपोइटिन हार्मोन हमारा। तो अभी यहाँ पूछा गया है कि इरेथ्रोपोइटिन हार्मोन कहाँ पे बनता है। ऑप्शन है लीवर, ऑप्शन बी स्प्लीन, ऑप्शन सी बोन मैरो एंड ऑप्शन डी है किडनी। तो यार इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, किडनी। इरेथ्रोपोइटिन हार्मोन जो होता है ना वो किडनी में प्रोड्यूस होता है। और यार एक चीज़ और, ये किडनी में तो प्रोड्यूस होता ही है, इसके साथ साथ मेजरली जो होता है ना वो प्राइमरली किडनी में ही प्रोड्यूस होता है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। इरेथ्रोपोइटिन ए हार्मोन डेट स्टिमुलेट रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन। मतलब इरेथ्रोपोइसिस, रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन को इरेथ्रोपोइसिस बोलते हैं ना। तो जो हार्मोन होता है ना इसके स्टिमुलेट करता है आरबीसी के बनने को, एंड इज प्राइमरली प्रोड्यूस इन किडनीज, और किडनी में ये बनता है। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द एवरेज पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड का जो एवरेज पीएच होता है वो कितना होता है। ऑप्शन है 6.8, ऑप्शन बी 7.8, ऑप्शन
ऑप्शन सी है 8.0 एंड ऑप्शन डी है 7.4। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 7.4। स्लाइडली एल्कलाइन होता है जो हमारा ब्लड होता है। ये देख लेते हैं, एवरेज pH ऑफ ह्यूमन ब्लड इज अराउंड 7.4 विच इज स्लाइडली एल्कलाइन। जो एवरेज pH होता है ह्यूमन ब्लड का वो 7.4 होता है और वो स्लाइडली एल्कलाइन होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। विच आयन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द pH बैलेंस इन ब्लड। मतलब ब्लड में ऐसा कौन सा आयन है जो pH मेंटेन करने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑप्शन ए पोटेशियम, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी कैल्शियम एंड ऑप्शन डी है बाइकार्बोनेट। तो इसका सही आंसर है बाइकार्बोनेट है। इसका सही आंसर है डी बाइकार्बोनेट। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बाइकार्बोनेट आयंस प्ले क्रिटिकल रोल इन मेंटेनिंग द pH बैलेंस इन ब्लड बाय बफरिंग एसिड। तो बाइकार्बोनेट आयन क्या करता है, pH बैलेंस को मेंटेन करता है बफरिंग एसिड्स के द्वारा। अब इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड बैक टू द लंग्स। मतलब ब्लड का कौन सा कंपोनेंट ऐसा है जो कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स में वापस करता है, वापस कैरी करता है, पहुंचाता है। तो ऑप्शन ए रेड ब्लड सेल्स, ऑप्शन बी प्लाज्मा, ऑप्शन सी प्लेटलेट्स एंड ऑप्शन डी है वाइट ब्लड सेल्स। तो यार ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपको मुझे बताना है, ठीक है, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आपको मुझे बताना है। इसके बाद क्वेश्चन 9 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन ब्लड प्लाज्मा। मतलब इनमें से कौन सा ऐसा है जो ब्लड प्लाज्मा में नहीं पाया जाता। ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी हार्मोन्स, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोलाइट्स एंड ऑप्शन डी है हीमोग्लोबिन। तो यार हीमोग्लोबिन जो होता है ना वो रेड ब्लड सेल्स में होता है, प्लाज्मा में नहीं होता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन। ग्लूकोज भी देखो प्लाज्मा में होगा, हार्मोन्स भी होंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, सब होंगे, ये तीनों ऑप्शन ऊपर के। बट जो हीमोग्लोबिन है वो रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है, प्लाज्मा में नहीं पाया जाता। इसके बाद है हीमोग्लोबिन इज कंटेंट विद इन रेड ब्लड सेल्स नॉट इन प्लाज्मा, जैसे मैंने आपको बताया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लाज्मा प्रोटीन। इनमें से कौन सा ऐसा है जो प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है। ऑप्शन ए एल्ब्यूमिन, ऑप्शन बी ग्लोब्यूलिन, ऑप्शन सी फिब्रिनोजन एंड ऑप्शन डी है हीमोग्लोबिन। तो इसका भी यही डी आंसर है। जो हीमोग्लोबिन है वो प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन है बट प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है। एल्ब्यूमिन प्लाज्मा प्रोटीन है, ग्लोब्यूलिन प्लाज्मा प्रोटीन है, फिब्रिनोजन भी प्लाज्मा प्रोटीन है। अब देखो प्लाज्मा जो होता है ना वो ब्लड का 55% पार्ट होता है, ठीक है। इस 55% पार्ट होता है, इसमें 6 से 8% प्रोटीन होते हैं। और मेजर प्रोटीन कौन कौन से होता है, फिब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन और एल्ब्यूमिन, ये होता है मेजर प्रोटीन। देखिए हीमोग्लोबिन इज ए प्रोटीन फाउंड इन रेड ब्लड सेल्स नॉट इन प्लाज्मा। हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है, रेड ब्लड सेल्स में नहीं पाया जाता है, मतलब प्लाज्मा में नहीं पाया जाता। इसके बाद है क्वेश्चन 11। विच व्हाट कंडीशन इज इंडिकेटेड बाय हायर देन नॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स। अगर वाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाती है तो उससे हम क्या टर्म देते हैं। ऑप्शन ए ल्यूकोपिनिया, ऑप्शन बी एनीमिया, ऑप्शन सी थ्रोम्बोसाइटोसिस एंड ऑप्शन डी है ल्यूकोसाइटोसिस। तो यार इसका जो सही आंसर है ना वो है ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस मतलब ल्यूको मतलब वाइट ब्लड सेल्स एंड साइटोसिस मतलब बढ़ जाना। तो जो वाइट ब्लड सेल्स होती है वो बढ़ जाती है, उनका काउंट बढ़ जाता है। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली 4000 से लेके 11000 तक ही हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है। इसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो ल्यूकोसाइटोसिस इज द कंडीशन ऑफ हैविंग एन एलिवेटेड वाइट ब्लड सेल्स काउंट। मतलब बढ़ जाता है ऑफन ड्यू टू इन्फेक्शन की वजह से या इन्फ्लेमेशन की वजह से ये बढ़ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ब्लड। इनमें से कौन सा ब्लड का कंपोनेंट नहीं है। ऑप्शन ए प्लाज्मा, ये भी है, ऑप्शन बी रेड ब्लड सेल्स, ये भी है, ऑप्शन सी प्लेटलेट्स, ये भी है, एंड ऑप्शन डी लिम्फ, ये ब्लड का हमारे ब्लड का पार्ट नहीं होती। लिम्फ ये लिम्फेटिक सिस्टम में एक फ्लूइड होता है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। इसके बाद हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लिम्फ इज अ फ्लूइड इन द लिम्फेटिक सिस्टम। जैसे मैंने आपको बताया लिम्फेटिक सिस्टम में एक फ्लूइड होता है, नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ब्लड, ब्लड का कंपोनेंट नहीं होता। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इन विच कंडीशन वुड यू एक्सपेक्ट डिक्रीज इरेथ्रोपोइटिन लेवल। मतलब किस कंडीशन में इरेथ्रोपोइटिन लेवल डिक्रीज हो जाएगा, आपको बताना है। ऑप्शन ए डिहाइड्रेशन, ऑप्शन बी एनीमिया, ऑप्शन सी क्रोनिक किडनी डिजीज एंड ऑप्शन डी है पॉलीसाइथीमिया। इसमें तो बढ़ते ही है यार। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, क्रोनिक किडनी डिजीज में जो है ना इरेथ्रोपोइटिन का लेवल घट जाएगा। उसका रीजन है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इरेथ्रोपोइटिन प्रोडक्शन इज इम्पेयर्ड इन क्रोनिक किडनी डिजीज लीडिंग टू एनीमिया। इरेथ्रोपोइटिन का लेवल जो है ना क्रोनिक किडनी डिजीज़ में घट जाता है, क्योंकि किडनी ही प्रोड्यूस करती है। तो जब क्रोनिक किडनी डिजीज़ हो जाएगा तो किडनी प्रॉपर वे में प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी, उससे क्या होगा, आरबीसी नहीं बनेगी, और आरबीसी नहीं बनेगी तो एनीमिया हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर
14 विच टाइप ऑफ एनीमिया इज कॉज बाय डिफेक्टिव इरेथ्रोपोइसिस, मतलब किस तरह का एनीमिया डिफेक्टिव इरेथ्रोपोइसिस कॉज करता है। ठीक है, तो ऑप्शन है हीमोलिटिक एनीमिया, ऑप्शन बी है प्लास्टिक एनीमिया, ऑप्शन सी सिकल सेल एनीमिया एंड ऑप्शन डी है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। तो इसका जो सही आंसर है ना वो है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। देखो यार, कभी कभी ना हमारी बॉडी में विटामिन B12 की या फोलेट की डेफिशिएंसी हो जाती है, उसकी वजह से क्या है, जो इरेथ्रोपोइसिस है ना वो सही से नहीं हो पाता, डिफेक्टिव इरेथ्रोपोइसिस हो जाता है। इससे क्या होता है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हमारी बॉडी में हो जाता है। तो यार यही मैंने दे रखा है यहाँ पे, देखो एक्सप्लेनेशन में, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया रिजल्ट फ्रॉम डिफेक्टिव इरेथ्रोपोइसिस। अगर इरेथ्रोपोइसिस सही से नहीं होता बॉडी में तो उससे क्या होगा, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होगा। ऑफन ड्यू टू विटामिन B12 और फोलेट डेफिशिएंसी, किसकी वजह से, विटामिन B12 या फोलेट डेफिशिएंसी की वजह से ये होता है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, विच कंडीशन इज एसोसिएटेड विद एबनॉर्मल RBC मॉर्फोलॉजी, मतलब RBC अगर हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स की जो मॉर्फोलॉजी है, RBC की मॉर्फोलॉजी वो एबनॉर्मल है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन है ल्यूकीमिया, ऑप्शन बी स्पेरोसाइटोसिस, ऑप्शन सी पॉलीसाइथीमिया, ऑप्शन डी है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। तो यार इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इसको हम बोलते हैं स्पेरोसाइटोसिस, क्योंकि जो हमारी रेड ब्लड सेल्स का जो साइज़ होता है ना, शेप होता है, वो बाइकॉनकेव डिस्क होता है। तो इसमें क्या होता है, वो स्फेरिकल हो जाता है, शेप RBC का स्फेरिकल हो जाता है बाइकॉनकेव डिस्क से। तो ये मैंने एक्सप्लेनेशन में बताया, स्पेरोसाइटोसिस इज अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ स्फेरिकल रेड ब्लड सेल्स इंस्टेड ऑफ नॉर्मल बाइकॉनकेव सेल। तो जो RBC का साइज़ होगा ना वो बाइकॉनकेव से जो हो जाएगा ना वो स्फेरिकल बन जाता है, इसीलिए इस कंडीशन को स्पेरोसाइटोसिस बोलता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, विच सेल टाइप इज द प्रिकर्सर ऑफ प्लेटलेट्स, मतलब कौन सी सेल टाइप प्लेटलेट का प्रिकर्सर होती है। ऑप्शन है मेगाकैरियोसाइट्स, ऑप्शन बी मोनोब्लास्ट, ऑप्शन सी है लिम्फोब्लास्ट एंड ऑप्शन डी है इरेथ्रोब्लास्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जो प्लेटलेट के प्रिकर्सर होते हैं ना वो होते हैं मेगाकैरियोसाइट्स। ये जो होती है ना बोन मेरो में, ये लार्ज सेल्स होती है, इनका क्या होगा, मेगाकैरियोसाइट्स का ये फ्रेगमेंट, इनके टुकड़े होंगे और वो टुकड़े प्लेटलेट कहलाते हैं, उनसे ही प्लेटलेट बनती है। देखो मैंने यहीं पे दे रखा एक्सप्लेनेशन में, मेगाकैरियोसाइट्स आर लार्ज सेल्स इन बोन मेरो, लार्ज बोन मेरो सेल्स होती है, डेड फ्रेगमेंट टू फॉर्म प्लेटलेट्स, जो टूटती है और प्लेटलेट्स बनती है, और प्लेटलेट्स आर एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, प्लेटलेट ब्लड क्लॉटिंग में एसेंशियल होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, बेसोफिल्स रिलीज विच इम्पोर्टेंट केमिकल मीडिएटेड ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन। बेसोफिल्स कौन सा इंपॉर्टेंट मीडिएटर रिलीज करता है एलर्जिक रिएक्शन के दौरान, ये हमें बताना है। ऑप्शन है हिस्टामिन, ऑप्शन बी हिपेरिन, ऑप्शन सी सीरोटोनिन एंड ऑप्शन डी है ब्रेडिकाइनिन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जो बेसोफिल्स होता है ना वो हिस्टामिन को सीक्रेट करता है, जो कि एलर्जिक रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। तो बेसोफिल्स सीक्रेट हिस्टामिन ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन, अगर एलर्जिक रिएक्शन हो रही है उसके दौरान तो बेसोफिल्स क्या करेगा, हिस्टामिन सीक्रेट करेगा, विच कॉजेज वेसोडाइलेशन, जो कि वेसोडाइलेशन को कॉज करता है, एंड इंक्रीज वेस्कुलर परमिबिलिटी, और ये वेस्कुलर परमिबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रेन्युलोसाइट, इनमें से कौन सा ग्रेन्युलोसाइट्स है। ऑप्शन है मोनोसाइट, ऑप्शन बी लिम्फोसाइट, ऑप्शन सी इशोनोफिल्स एंड ऑप्शन डी है प्लेटलेट। तो यार इसमें जो ग्रेन्युलोसाइट है ना वो है इशोनोफिल्स। ये जो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट्स है ना ये ए ग्रेन्युलोसाइट्स है, मतलब इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इशोनोफिल्स। तो इशोनोफिल्स आर ग्रेन्युलोसाइट्स, ए वाइट ब्लड सेल्स कंटेनिंग ग्रेन्यूल्स इन देयर साइटोप्लाज्म। इनके साइटोप्लाज्म में क्या होता है, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये किस में इन्वॉल्व होती है, एलर्जिक रिस्पॉन्स और पैरासिटिक इन्फेक्शन में ये इन्वॉल्व होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, विच सेल टाइप इन द बोन मेरो गिव राइज टू ऑल ब्लड सेल्स, मतलब हमारी बोन मेरो में ऐसी कौन सी सेल्स होती है जो सारी ब्लड सेल्स को बनाती हैं, सारी ब्लड सेल्स उसी से बनती है। ऑप्शन है लिम्फोब्लास्ट, ऑप्शन बी माइलोब्लास्ट, ऑप्शन सी प्री इरेथ्रोब्लास्ट एंड ऑप्शन डी है हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स मल्टीपोटेंट सेल्स होती है, जो कि बोन मेरो में सारी ब्लड सेल्स को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अभी एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। तो हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स आर मल्टीपोटेंट सेल्स इन द बोन मेरो डेट गिव राइज टू ऑल ब्लड सेल्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ हेमेटोपोइसिस। हेमेटोपोइसिस क्या होता है, हेमेटोपोइसिस होता है ब्लड के बनने का प्रोसेस, ठीक है। हेमेटोपोइसिस द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। तो हमारे जो बोन मेरो होती है ना उसमें मल्टीपोटेंट सेल्स होती हैं, वहीं से इस मल्टीपोटेंट सेल से ही ये पूरा हेमेटोपोइसिस का प्रोसेस होता है, और हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल से और सारी जितनी ब्लड सेल्स होती हैं वो बनती है।
इसके बाद हमें हमारा क्वेश्चन नंबर 20, विच फैक्टर इज मोस्ट क्रिटिकल इन द रेगुलेशन ऑफ एरिथ्रोपोइसिस, मतलब एरिथ्रोपोइसिस को रेगुलेट करने के लिए कौन सा फैक्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ऑप्शन ए कैल्शियम लेवल, ऑप्शन बी ग्लूकोज लेवल, ऑप्शन सी आयरन लेवल एंड ऑप्शन डी है ऑक्सीजन लेवल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑक्सीजन लेवल जो होता है ना एरिथ्रोपोइसिस होने के लिए मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर होता है। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो ऑक्सीजन लेवल इन द ब्लड आर प्राइमरी रेगुलेटर ऑफ एरिथ्रोपोइसिस। जो ऑक्सीजन होता है ना ब्लड में वो प्राइमरी रेगुलेटर होता है एरिथ्रोपोइसिस का। लो ऑक्सीजन ट्रिगर द रिलीज ऑफ एरिथ्रोपोइटिन, अगर हमारी बॉडी में लो ऑक्सीजन है वो क्या करेगा, ट्रिगर करेगा एरिथ्रोपोइटिन को रिलीज होने के लिए। और एरिथ्रोपोइटिन क्या करता है, आरबीसी का प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, मतलब एरिथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट करता है। तो यार ये थी हमारे 20 क्वेश्चन जो हमने डिस्कस करे। तो यार अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके बता सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे AKMLT ट्यूटर को सब्सक्राइब कर लीजिए।